दोस्तों, मुख्य परीक्षा की तैयारी के इस क्रम में हम सभी पेपरों के सिलेबस को डिकोड करेंगे और साथ ही कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। इसी कड़ी के मैं इस पहले वीडियो में आज हम प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर के पार्ट ए जो भारतीय इतिहास से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस को समझें और फिर जो है हम किताबों पर चर्चा करेंगे, साथ साथ में किनके इस सिलेबस को कंप्लीट करने में कौन कौन सी किताबें आपको लगेंगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपकी तैयारी तभी अच्छी मानी जाएगी जब आपको सिलेबस पूरा याद हो। कई बार जब आप ये स्थिति तब निर्मित होगी जब आप उसको कई बार पढ़ें, गहन अध्ययन उसका करें सिलेबस का, और साथ ही आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखें और ये मैच करें कि आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। आपको मैं गाइड करूं या कोई भी अन्य व्यक्ति गाइड करे ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा आपका अच्छा मार्गदर्शक जो है वो आपका सिलेबस होता है। यदि आप सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर पे नज़र रखेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है स्टडी सही दिशा में चलेगी, उसमें भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो मैं आपको डिस्कशन के पहले ही बता दूं कि सिलेबस को आप प्रिंट कर लें, सिलेबस आपकी टेबल पर होना चाहिए और पुराने प्रश्न पत्रों का बंच आप खरीद लें या साइट से डाउनलोड कर लें। ये दो चीज़ें हमेशा आपके पास रहें। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा शुरू करें पार्ट ए पर, जो पहला पेपर है जिसका पार्ट ए इतिहास से संबंधित है। चर्चा के पहले ये भी बता दूं कि प्रत्येक पार्ट को हमने जो पहला दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर, उसमें 10 यूनिट हैं और एक पार्ट में 5 यूनिट हैं। जैसे इतिहास की बात करें तो 5 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस पे हमने कल चर्चा कर लिया था, कल की वीडियो में आप वहाँ जाके देख सकते हैं और सिलेबस में जो है आपको डिटेल पूरी मिल भी जाएगी लिखी हुई। आज हम फोकस करें सिलेबस को डिकोड करने का, क्योंकि कई बार क्या होता है सिलेबस के विस्तार को हम नहीं समझ पाते कि सिलेबस का विस्तार कहाँ तक है। जैसे ही आप इतिहास के सिलेबस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम है, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तब एहसास होगा कि ये काफ़ी समय लगेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरीके से जब हम बुक्स पे चर्चा करेंगे तो चूंकि समय हमारे पास कम है, 3 से 3.5 महीने हैं, तो हम उन बुक्स पर ही चर्चा करेंगे जो इतने कम समय में जो है जिनको पूरा किया जा सकता है। हालांकि पढ़ने के लिए तो काफ़ी मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमें कोई विद्वान नहीं बनना, बल्कि हमारा जो उद्देश्य है वो परीक्षा निकालना होना चाहिए फ़िलहाल। तो आइए सबसे पहले सिलेबस डिकोड करें। भारतीय इतिहास की पहली यूनिट है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। अब इसको आपको बारीकी से जब आप देखेंगे कि ये प्राचीन, जिसको हम एंशिएंट इंडिया बोलते हैं, प्राचीन भारत बोलते हैं, मेनली वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी प्राचीन भारत की किताब उठाए और पढ़ डालें। आपको फोकस किस पे करना है ये हमेशा नज़र रहनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपको सिलेबस के गहन अध्ययन पर जोर दे रहा हूँ। भारत का इतिहास हम जो प्राचीन पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता से जो शुरू होगा 10वीं सदी तक जाएगा, लेकिन उस पर फोकस किस पे रहेगा, उसके राजनीतिक इतिहास पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कौन शासक हुए, है ना। लेकिन हमें राजनीतिक इतिहास के साथ साथ आर्थिक इतिहास, आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी उस समय, ठीक है, सामाजिक गतिविधियाँ, सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहे थे, और साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला में, आर्ट एंड कल्चर में क्या हो रहा था, इन बिंदुओं पर भी बराबर नज़र रखना चाहिए। अब ये कहने के लिए 2 लाइन का सिलेबस है पहली यूनिट का, लेकिन यदि हम इसके विस्तार को देखें तो आप जाएंगे किन किन भागों पर आपको पढ़ना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। तो शुरुआत होगी सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के सभी पहलुओं पे आप नज़र डालेंगे। फिर वैदिक काल पे आएंगे। वैदिक काल में भी 2 भाग हैं, आपको पता है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। लेकिन इन सभ्यताओं के किन पोर्शन पे साफ साफ लिखा हुआ है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप महाजनपद काल में आएंगे। महाजनपद के साथ साथ क्या हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है उत्पत्ति हुई, वो काफ़ी सामाजिक परिवर्तन था उस समय, आप सामाजिक धार्मिक परिवर्तन कह सकते हैं, उन पे आपको पूरा पढ़ना चाहिए। फिर जो सबसे बड़ा महाजनपद था मगध के उत्कर्ष की बात करेंगे, उस पर थोड़ा जानकारी होना चाहिए। फिर सिकंदर का जो आक्रमण हुआ, सिकंदर के आक्रमण के बाद जो मौर्य काल अस्तित्व में आया, वो पूरा पता होना चाहिए आपको डिटेल। मौर्य काल में आपको पता है कि अशोक जो सम्राट अशोक, उनके बारे में डिटेल में आप पढ़ें, अक्सर पूछा जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। फिर
आपको पता है कि मौर्य काल के पतन के बाद ब्राह्मण राज्य फिर अस्तित्व में आया, जिसमें शुंग वंश आया, कण्व वंश आया। तो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, 3 मार्कर होते हैं, उसमें पिछली बार पूछा है, कण्व वंश के बारे में पूछ लिया है, तो शुंग कर्ण हो गए। इसके बाद विदेशी आक्रमण जो हुए, जिसमें हिंद यूनानी, जिसको हम इंडो बैक्ट्रियन बोलते हैं, शक हैं, फिर पहलव हैं, कुषाण हैं, जिसमें कनिष्क बहुत ज़्यादा फेमस है, इन पे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर आप आ जाएंगे गुप्त पीरियड में, गुप्त साम्राज्य में। तो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, इन सबको आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। न सिर्फ राजनीतिक बल्कि उस समय की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ। आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य जो है सांस्कृतिक और विज्ञान की दृष्टि से भी समृद्ध था, स्वर्ण युग कहलाता है। तो आपको इन समस्त गतिविधियों पर, विशेष रूप से सांस्कृतिक जो है गतिविधियाँ हैं, उन पर फोकस करना पड़ेगा। फिर गुप्त पीरियड के बाद आप जाएँ तो वाकाटक या वर्धन वंश, हर्षवर्धन वाला थोड़ा सा पोर्शन। फिर राजपूत काल जो है, राजपूत काल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश से भी संबंध रहा है उसका, चंदेल हो चाहे कलचुरी हो, तो इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो आपने देखा कि इतनी सारी चीज़ें आपको इस 1 नंबर पहली इकाई में पढ़ना है। तो अब आपको इसका विस्तार का पता चला होगा, लेकिन आपको मेन ये भी देखना है कि इतना सब पढ़ना तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहना चाहिए। तो फोकस की बात यदि हम करें तो सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक एज, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य काल और गुप्त काल, इन पे आपका फोकस अधिक होना चाहिए। ठीक है, फिर हम किताबों की चर्चा हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अब पहले हम सिलेबस ही डिकोड कर लेते हैं, फिर हम बात करें इकाई 2। तो इकाई 2 में लिखा है यूनिट 2 में 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का वही सारे फैक्टर्स हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। अब इसमें आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड पूरा शामिल कर दिया। मतलब दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक है, सैयद है, लोधी है, और उसी के पैरेलल अंत में जो है तुगलककालीन जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, बहमनी भी हुआ, लेकिन विजयनगर पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। विशेष रूप से जो फेमस शासक हुए जिनके कार्य, जिन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि से काफ़ी काम किया है, राजनीतिक दृष्टि से भी प्रभावित रहे हैं, जैसे कृष्णदेव राय, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर इसी में लिख दिया इसने मुगल शासक और उनका प्रशासन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मुगल को ज़्यादा फोकस आपको करना है ना, इसलिए अलग से भी लिखा हुआ है। हम मुगल में बाबर से लेके आप शुरू करेंगे लास्ट तक, ठीक है। और साथ में देखिए सिलेबस के शब्दों को समझिए। मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय। अब आपको पता है कि जैसे मुगल आए तो सामाजिक परिवर्तन आए, काफ़ी सांस्कृतिक परिवर्तन आए, कला में परिवर्तन आया, तो इस पे आपका अधिक फोकस होना चाहिए। फिर हम ब्रिटिश काल की बात करें कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। अब सिलेबस को आप जब देखेंगे और पुराने पेपर्स भी आप देखें, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं प्रश्न पत्रों पे चर्चा या उनके पूछे गए प्रश्नों पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मेन उद्देश्य जो सिलेबस का है, ये कोई ब्रिटिश शासन कि पॉलिटिकल हिस्ट्री तरफ उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मेन फोकस किस पे है, जो ब्रिटिश शासन का इंडियन इकोनॉमी में जो प्रभाव पड़ा है, समाज में प्रभाव पड़ा है, उस पे आपको अधिक ध्यान देना है। उससे संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से पतन हुआ, सोने की चिड़िया से किस तरीके से गरीबी की ओर भारत उन्मुख हुआ, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी ने दिया, और भी कई जो हैं अर्थशास्त्री रहे हैं, तो उन पर आपको सारी जानकारी होना चाहिए। इसके बाद आपकी आती है यूनिट 3। यूनिट 3 जो है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। अब जो ब्रिटिश शासन की जो उपनिवेशवादी नीति रही, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी और समाज में जो है थोड़ा दिक्कत हुई, उसी का परिणाम क्या हुआ, कृषक विद्रोह हुए, आदिवासियों के विद्रोह हुए, तो इन पे आपको फोकस करना होगा। फिर अगली इसी की परिणति थोड़ा सा बृहद रूप में क्या हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति, उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर बात आएगी भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है, जो लगभग यूरोपीय पुनर्जागरण के समतुल्य था। समाज में जो कई प्रकार की कुरीतियाँ थी उनके लिए दूर करने के लिए कई आंदोलन खड़े हुए, कई संस्थाएं बनी, उन समस्त उस पर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो है हम पुनर्जागरण की बात करें तो अभी प्रीलिम्स में ही आपके क्वेश्चन आया था ब्रह्म समाज वाला कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर था। तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये पता कब होगा, जब आप इसको कहानी फॉर्म में पढ़ेंगे, लुसेंट से नहीं, बल्कि लुसेंट से पढ़ने में नहीं सब याद हो पाएगा आपको, जब आपको डिटेल पढ़ेंगे तब क्लैरिफाई होगा। कैसे, जैसे आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की 1828 में। बाद में फिर इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन भी जुड़ गए, लेकिन 1833 में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई विदेश में,
तब क्या हुआ, देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र सेन दोनों काफ़ी सक्रिय हो गए, बल्कि बाद में केशव चंद्र सेन बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए और इन्होंने इस समाज में सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई, क्योंकि एक्चुअल में लिबरल थे, काफ़ी उदारवादी विचारधारा के थे केशव चंद्र सेन, इसलिए इन्होंने ब्रह्म समाज का सर्वाधिक विस्तार किया। लेकिन इन्हीं के जो ज़्यादा लिबरल थे चूँकि, इसलिए जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने, वो ट्रस्टी थे चूँकि, तो उन्होंने 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से अलग कर दिया, मतलब ब्रह्म समाज से अलग कर दिया। अब जब 1865 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हुए तो केशव चंद्र सेन ने एक नया संगठन बनाया और उसका नाम क्या दिया, नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय संघ समाज। तो केशव चंद्र सेन जो है वो मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर जो नया संगठन उन्होंने बनाया उसका नाम दिया उन्होंने नवीन या भारतीय ब्रह्म समाज। अब जो पुराना संगठन था, मूल संगठन था, जिसमें अभी देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो संभाल रहे थे जिसकी कमान, उसको उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, आदि ब्रह्म समाज। तो ये पहला विभाजन हुआ ब्रह्म समाज में। चूँकि केशव चंद्र सेन ने नया संगठन बनाया नवीन या भारतीय ब्रह्म समाज, तो पुराना जो देवेंद्रनाथ टैगोर संभाल रहे थे उन्होंने उसका क्या नाम किया, आदि ब्रह्म समाज। तो यही पूछा था कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बाद में एक और फर्दर डिवाइडेशन हुआ ब्रह्म समाज में, कब, 1878 में जाकर, जब केशव चंद्र सेन ने, जो कि नवीन भारतीय समाज बनाए थे, जिन्होंने नवीन ब्रह्म समाज बनाया था, अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने कूच बिहार के राजा से कर दिया, जो कि उनकी पुत्री 14 वर्ष से कम की थी, अल्पवयस्क थी, जबकि ब्रह्म समाज में अल्पवयस्क कन्याओं का विवाह वर्जित था। इस घटना से फिर इनके जो कई अनुयायी थे उन्होंने जो नवीन ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का था उससे अलग होकर एक नया संगठन बनाया, साधारण ब्रह्म समाज। तो ये ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हुआ। तो ये मैं थोड़ा सा डिटेल बता दिया आपको कि जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी। फिर हम अपनी बात पे वापस आ जाएं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और इसके नेतृत्व करता है, जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, आपको पता है। इसके बाद से लेकर 1947 तक, आज़ादी तक, जो पूरा एक क्रम चला है, एक कहानी है ना। तो जब आप इसको किसी डिटेल बुक से पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ें स्वतः स्पष्ट हो जाएंगी। जब आप डिटेल पढ़ते हैं तो आपको फैक्ट तो याद होते ही होते हैं, साथ में आपको जो है एनालिसिस भी आप अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं। फिर इसी में है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, उसमें मध्य प्रदेश का गठन भी शामिल है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की प्रमुख घटनाएं, जैसे जिसमें हिंदी को लेके जो बात हुई है, राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, भारत पाक युद्ध हुआ है, भारत चाइना युद्ध हुआ है। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। फिर इकाई 4 और इकाई 5 मध्य प्रदेश को समर्पित है। मध्य प्रदेश में पूरा स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत, लेकिन फोकस किस पे किया है इन्होंने, मध्य प्रदेश पे किया है। कब से लेके कब तक, प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक। इसके जो कला प्रारूप हैं, नाटक हैं, नाट्य हैं, शिल्पकार हैं, रंगकर्मी हैं, साथ में साहित्यकार हैं, साहित्य की बात जब सब आ जाएगी, उत्सवों पर्वों की बात आ जाएगी, वास्तुकला के विभिन्न पक्ष आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक और पार्ट अलग से लिखा है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल जितने हैं यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं, जो चाहे भीमबेटका हो, सांची हो, खजुराहो हो, या अन्य पर्यटक स्थल बहुत सारे हैं, सब पे आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। फिर मध्य प्रदेश के इतिहास वाला पोर्शन है, यूनिट 5 मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, जिसमें गोंडवाना है, बुंदेली है, बघेलखंड है, होलकर है, सिंधिया है, भोपाल है, शुरू से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक है। लेकिन यहाँ नीचे लिखा हुआ है वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, मतलब आपको पता है कि अब छत्तीसगढ़ जैसे अलग हो चुका है 2000 में, तो आप कौन रियासतों पे नहीं सोचना, नहीं पढ़ना, आपको जो मध्य प्रदेश की जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है उस पे ही रियासतें, अब रियासतें अभी तो थी नहीं, पहले थी, तो जो वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल होंगी, पूर्व में थी, उन पर ही आपको फोकस करना है। तो ये तो हमारे सिलेबस पे चर्चा हुई। अब जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, या जिस पे आप जो है डाउट बना के रखते हैं कि कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल लिमिटेड किताबें पढ़ना है, सिर्फ किसी एक किताब को बेस बना लेना है। किताब आप कोई भी पढ़ें, कोई भी नोट्स फॉलो करें, लेकिन जब तक आप कीवर्ड्स में, ब्रीफ में अपने नोट्स नहीं बना पाएंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, कोई एक किताब पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, सिलेबस को देखते हुए पढ़ना है और पुराने प्रश्न पत्रों को देखते हुए पढ़ना है, ताकि आपकी दिशा सही रहे। हमेशा आप याद रखें कि सिलेबस और जो पुराने पेपर्स हैं ये आपके सच्चे मार्गदर्शक हैं, ये आपको दिशा प्रॉपर दिखाते रहेंगे।
किताबों की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात कर लें। मध्य प्रदेश की किताब कई हैं, मैं आपको नाम सब बता देता हूँ। नाम मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि मैंने कोई एक किताब बताया और आपके पास वो ना हो तो आप उस किताब को लेने के लिए सोचने लगें, ऐसा ना हो। इसलिए मैं सभी किताबों के नाम बताता हूँ। आपके पास जो किताब हो उनमें से उसको आप कंटिन्यू उसी किताब से पढ़ें। यदि आपके पास कोई किताब ना हो तब फिर ज़रूर आप इनमें से कोई ले लें। जैसे दृष्टि ने एक सीरीज़ निकाली है पीएससी के लिए, जो दिल्ली वाली दृष्टि है, तो दृष्टि द विज़न ने एक सीरीज़ निकाली है एमपी पीएससी को ध्यान में रखते हुए। 25-27 कुछ बुकलेट्स उसकी निकली हैं। डीएलपी प्रोग्राम है उसका, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, उसके तहत। तो आपको नेट पे जब आप सर्च करेंगे दृष्टि द विज़न, जो दिल्ली है, जो आईएएस की मूलतः आईएएस की तैयारी कराती है, लेकिन एमपी पीएससी के लिए उन्होंने एक बुकलेट पूरी निकाली है 25-26 की। उसमें आपको सभी पेपर्स को कवर किया गया है। तो जैसे कम समय है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक सीरीज आप ले सकते हैं। जैसे दृष्टि सीरीज के आपने पूरी पढ़ लिया तो आपको भागना नहीं पड़ेगा अलग अलग किताबों की तरफ कि किस टॉपिक वाइज या किस पेपर के लिए क्या क्या किताबें पढ़ें। इस चीज़ से आप कम से कम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें। तो एक तो दृष्टि मैंने बताया जिसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि आपके सभी पेपर्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 20-25 किताबें निकाला है। उसमें प्रीलिम्स भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा। दूसरी हम बात करें तो मुकेश महेश्वरी की जो मध्य प्रदेश की किताब है उससे भी आप कवर कर सकते हैं। पुरानी जो किताब आती थी उपकार प्रकाशन की, शादाब अहमद सिद्दीकी की मध्य प्रदेश की विस्तृत अध्ययन, उससे भी पूरा कवर हो जाएगा। न सिर्फ इतिहास बल्कि पॉलिटी और इकोनॉमी, जो भी फर्स्ट और सेकंड पेपर, ज्योग्राफी, मतलब सेकंड फर्स्ट पेपर के जो चारों पार्ट हैं, जो मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न हैं, वो सभी इससे कवर होंगी। अभी 2 नई किताबें आई हैं, हालांकि उनका नाम भर सुना, मैंने देखा नहीं है। मध्य प्रदेश ज्ञान संपदा और मध्य प्रदेश परीक्षा धाम, ये भी अच्छी हैं, जो कुछ दोस्तों ने मुझे बताया है। तो इनसे भी आप कवर कर सकते हैं। तो निष्कर्ष ये हुआ, मैं एक बार दोबारा बता दूं कि दृष्टि जो है मध्य प्रदेश की हो या के साथ साथ उन्होंने पूरी श्रृंखला निकाली है, वो पढ़ सकते हैं। मुकेश महेश्वरी हुई, शादाब अहमद सिद्दीकी की किताब हुई, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम हुआ, मध्य प्रदेश ज्ञान संपदा हुई, या मध्य प्रदेश की कोई भी अन्य किताब। आपको कोई किताब छोटी बड़ी नहीं होती, आप देखें, स्वयं विश्लेषण करें, क्योंकि जब आप पीएससी देते हैं तो आप स्वयं सिलेबस और पेपर पुराने जब देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये पेपर इस किताब इस लायक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपको कि आपको कई किताबों की तरफ नहीं भागना, एक ही किताब पढ़ना है। यदि आप फिर भी लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हैं, लालच आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो एक और साथ में एक किताब बेस बनाए, दूसरे को साथ में मदद ले लें, ठीक है। हाँ, बहुत सारे टॉपिक हैं जो चीज़ें हो सकता है डायरेक्टली किसी किताब में ना मिले, आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आप गूगल सर्च आसानी से करें, यूट्यूब में आसानी से देखें और उन चीज़ों को कहीं ना कहीं नोट कर लें। आप ये मत सोचें कि आपको याद हो गया, आपको ब्रीफ में नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि आज हो सकता है जो डेटा आपकी उंगलियों में हो वो परीक्षा तक आप भूल जाएँ, और जनरली ऐसा होता भी है। अब हम बात करें अपने एमपी के अतिरिक्त इस इतिहास के इस पोर्शन के लिए, तो इतिहास के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि मेनली आपको प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत है। मध्य प्रदेश को यदि हम अलग कर दें, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना कि आप प्राचीन मध्य पढ़ना लगे। जैसा सिलेबस में जो चर्चा हुई है और आप पुराने पेपर देखेंगे 5-6 साल के, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इसके लिए भी आप दृष्टि श्रृंखला फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि ने आधुनिक जो 20-25 बुक निकाली है एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत, उसमें आधुनिक भारत अलग है, मध्यकालीन अलग है, प्राचीन अलग है। इसके अतिरिक्त जो पहले यूनिक गाइड आती थी जो काफ़ी विस्तार में जिसमें हिस्ट्री लिखा रहता है, तो यूनिक गाइड से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से भी इसको आप कर सकते हैं। ज्ञान प्रकाशन की भी कलरफुल किताब आती है जो हर सब्जेक्ट पे निकालता है, तो ज्ञान प्रकाशन की इतिहास भी आप ले सकते हैं। यदि आप स्टैंडर्ड या टेक्स्ट बुक फॉलो करना चाहते हैं तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए एलपी शर्मा पढ़ सकते हैं, और आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। या फिर जो किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स हैं या किताबें हैं, जैसे निर्माण ने भी अभी निकाला है पूरी मुख्य परीक्षा को लेकर श्रृंखला, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी ज़्यादा बेटर है, सब 19-20 हैं, किसी एक को फॉलो करें, लेकिन आप अपने उसको फॉलो करने के बाद अपने ब्रीफ नोट्स ज़रूर बनाएं, वही आपको परीक्षा में अंतिम समय में काम आएंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। इसी कड़ी में जो है हम
आज हमने पार्ट ए बनाया पेपर फर्स्ट का, अब पेपर सेकंड का पार्ट बी। इस तरीके से हम प्रत्येक जो है पार्ट पे सिलेबस डिकोड करेंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताबों पर उस पर जो कॉमन किताबें हैं वो तो चर्चा हो ही गई, लेकिन जो पेपर वाइज जो किताबें स्पेसिफिक हैं या सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।